200 साल पहले का भारत यानी 1800 का दौर एक ऐसा समय था जब देश बड़े बदलावों से गुजर रहा था। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपनी जड़ें गहरी कर रही थी, लेकिन भारत की आत्मा अभी भी जीवंत थी। यह कहानी आपको उस दौर के भारत की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, जीवन शैली और संघर्ष की एक झलक दिखाएगी। 1800 के भारत में गांवों का जीवन सरल लेकिन कठिन परिश्रम से भरा हुआ था। गांवों में मिट्टी के कच्चे घर, चौपालों पर बैठकर होने वाली चर्चाएं, तालाबों के किनारे चरती गायें और बैलगाड़ियों की आवाजें आम थीं। लोग मुख्य रूप से खेती और कारीगरी पर निर्भर थे। किसान हल और बैलों की मदद से खेत जोतते थे और महिलाएं घर के कामों के अलावा कृषि कार्यों में भी हाथ बटाती थीं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। राजा या जमींदार की देखरेख में गांवों की व्यवस्था चलती थी। गांवों में मेलों और त्योहारों की धूम होती थी, जहां लोग अपनी फसल की खुशी मनाने के लिए इकट्ठा होते थे। भारत के प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, काशी, पटना, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता व्यापार और कारीगरी के प्रमुख केंद्र थे। बाजारों में कारीगर अपने हाथों से बने कपड़े, आभूषण और अन्य सामान बेचते थे। कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में अंग्रेजों के व्यापारिक ठिकाने बन चुके थे। व्यापार मुख्य रूप से मसाले, कपास, चाय, चंदन और हथकरघा से बने कपड़ों पर आधारित था। अंग्रेज व्यापारियों ने धीरे धीरे भारत के व्यापार पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, जिससे देश की पारंपरिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। उस दौर तक अंग्रेज भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए स्थानीय राजाओं को कमजोर करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने कई नीतियां बनाई, जिससे किसानों, व्यापारियों और आम जनता का शोषण होने लगा। किसानों को भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे वे कर्ज में डूब जाते थे। अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से किसानों से अत्यधिक कर वसूलते थे और जो किसान कर नहीं चुका पाते थे उनकी जमीन छीन ली जाती थी। न्याय केवल अमीरों के लिए था। भारतीयों को न्याय के लिए अंग्रेजी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन वहां भी उन्हें न्याय नहीं मिलता था। भारतीय बुनकरों और कारीगरों का व्यवसाय नष्ट हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में सस्ते मिल मेड कपड़े बेचना शुरू कर दिया था। इससे भारतीय हथकरघा उद्योग लगभग खत्म हो गया। उस दौर के भारत में संस्कृति और परंपराएं बहुत मजबूत थीं। संगीत, नृत्य, वास्तुकला, चित्रकला और साहित्य अपनी ऊंचाइयों पर थे। भारतीय ग्रंथों का अध्ययन मंदिरों और गुरुकुलों में किया जाता था। भारतीय समाज जाति प्रथा और सामाजिक नियमों में बंधा हुआ था। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित थे। महिलाओं की स्थिति कमजोर थी, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और समाज में उनकी स्वतंत्रता सीमित थी। हालांकि कुछ समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए आवाज उठाई थी। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका असर आने वाले वर्षों में देखने को मिला। इस समय तक अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। किसान, सैनिक, व्यापारी और आम जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान थी। विद्रोह की चिंगारी कई हिस्सों में फैल रही थी। उस दौर में ही अंग्रेजों और बर्मी सेना के बीच प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे। भारतीय सिपाही अंग्रेजों की सेना में भर्ती किए जाते थे, लेकिन उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि अंग्रेजों के अत्याचारों को रोका नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। यही वह दौर था जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ रही थी। भारत के लोग धार्मिक रूप से बहुत आस्थावान थे। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते थे। धार्मिक यात्राएं, कुंभ मेला, गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। संतों और साधुओं का समाज में विशेष स्थान था। वे धार्मिक शिक्षा देते थे और समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखते थे। 200 साल पहले का भारत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। घने जंगल, बहती नदियां, हरे भरे खेत और पहाड़ों की चोटियां भारत की सुंदरता को चार चांद लगाते थे। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, हाथ से बने वस्त्र पहनते थे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सरल जीवन जीते थे।
भारत के गांव आत्मनिर्भर थे। लोग अपने खेतों में अनाज उठाते थे, पशुपालन करते थे और कारीगरी में निपुण थे। व्यापार का प्रमुख साधन बैलगाड़ियां, घोड़े और नावें थीं। रेलगाड़ियों का आगमन अभी नहीं हुआ था और लोग लंबी यात्राएं पैदल या घोड़ों पर करते थे। शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुरुकुल और मदरसे थे। यहाँ बच्चों को वेद, संस्कृत, गणित, ज्योतिष और दर्शन पढ़ाया जाता था। उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, जबकि निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली लागू करनी शुरू कर दी थी। उस समय उन्होंने कुछ स्थानों पर अंग्रेजी स्कूल खोलने शुरू कर दिए थे, जहां भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। 200 साल पहले का भारत संघर्ष, समृद्धि और बदलाव का देश था। एक तरफ जहां इसकी संस्कृति, परंपराएं और प्राकृतिक सुंदरता बेजोड़ थी, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का अत्याचार, सामाजिक कुरीतियां और आर्थिक शोषण भी था। लेकिन यही वह दौर था जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। धीरे धीरे लोग अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होने लगे। समाज सुधारकों ने बदलाव लाने की कोशिशें शुरू की और देश में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। इस भारत की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिन लोगों ने उस दौर में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि भारत ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत का अतीत हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और यह याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और संघर्ष हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और देते रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।